रूपशील बलधाम राम। पिता की उंगली पकड़कर मंदिरों में होने वाले भजन कीर्तनों में जाकर रामायण महाभारत की कथाएं सुनी। ग्रंथ व उपदेशों में उन्हें धनुर्धारी राम दिखने लगे। अर्जुन को गीता का ज्ञान देते योगेश्वर कृष्ण के दर्शन हुए। भारत भूमि के प्रति स्वाभिमान के भाव से केशव का हृदय भर आया। नित्य नियम से व्यायाम, दिए के टिमटिमाते प्रकाश में अध्ययन। विजयादशमी का दिन, उस दिन पहली बार बाल केशव अपने पिताजी के साथ भोसलों के राजभवन गए। वहीं बाल केशव के मस्तिष्क में विचारों का तूफान खड़ा कर देने वाली पहली घटना घटी। राजभवन में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा देखकर केशव स्वतः को भूल सा गया। रघुजी राजा भोसले के चित्र पर पुष्प चढ़ाए। वहां ब्रिटिशों का यूनियन जैक देखकर केशव सन्न रह गया। भोसले तो हिंदवी स्वराज्य के आधार स्तंभ हैं। उनका पवित्र भगवा ध्वज कहां गया? ये किसका ध्वज है? ये यहां कैसे आया? तभी उसका ध्यान सीताबर्डी के किले पर फहराते हुए ब्रिटिशों के यूनियन जैक पर गया। बाल मन में सहज विचार आया कि यहां तो भगवा ध्वज होना चाहिए। शिवाजी महाराज का भी तो वही ध्वज था। मन में एक साहसिक कल्पना ने जन्म लिया। क्यों न चुपचाप किले तक एक सुरंग खोदी जाए और यूनियन जैक को हटाकर उस जगह भगवा ध्वज फहराया जाए। तुरंत ही बाल साथियों के साथ कार्य आरंभ कर दिया। सुरंग की खुदाई होने लगी, पर शिक्षक को पता लग गया। सारा भेद खुल गया। बाल केशव के विचार सुनकर शिक्षक अवाक रह गए। और केशव को गले लगाकर ऐसा करने से रोक दिया। दास्ता का कलंक मिटाने की इच्छा मन की मन में ही रह गई। ईस्वी सन 1897 ब्रिटिश साम्राज्य को राज्य करते हुए 60 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। पाठशाला में उत्सव, मिठाई बांटने का कार्यक्रम। केशव की आयु केवल 8 वर्ष, पर उस समय भी उसके मन में स्वतंत्रता के प्रति अगाध प्रेम व पराधीनता के प्रति तीव्र वेदना छिप नहीं पाती। हमारी स्वतंत्रता छीनने वालों के उत्सवों से भला हमें क्या लेना देना? हमें क्या आनंद? केशव जबरदस्ती दी हुई मिठाई फेंक देता है। एक ओर थी देशभक्ति की ज्वलंत भावना व दूसरी ओर थी बलशाली शरीर बनाने की महत्वाकांक्षा। बलभीम की उपासना शुरू हो गई। अखाड़े की लाल मिट्टी में कुश्ती लड़ना, मथम व अनेक प्रकार के व्यायाम करना दिनचर्या का भाग बन गया। इस प्रकार केशव का जीवन गढ़ रहा था। एक वज्राघात हुआ। क्रूर प्लेग ने एक ही दिन माता और पिता दोनों की बलि ले ली। दोनों का अंतिम संस्कार एक ही दिन, एक ही चिता पर। केशव के सिर से माता पिता की छाया हट गई। वो अत्यंत उदास हो गया।
केशव की उदासी ने उसकी चेतना और धैर्य नहीं छीना। अब वो देश की परिस्थिति जानने के लिए खाली समय पाठशाला के वाचनालय में बैठने लगा। पुस्तकों से भरी अलमारियां, समाचार पत्र व अन्य पत्रिकाओं से लदे हुए टेबल, पर इसमें से क्या पढ़ा जाए? क्या पढ़ने से अपनी महान परंपरा का ज्ञान हो सकेगा? केशव ने धर्म और संस्कृति का सम्यक ज्ञान देने वाली पुस्तकों का अध्ययन किया। युवा खून को ललकार रहे थे केसरी और काल जैसे समाचार पत्र। देश की हवा गर्म थी, असंतोष बढ़ रहा था। असंतोष की इस आग को अधिक भड़काने का काम कर रहे थे लोकमान्य तिलक की लेखनी से निकले केसरी के तेजस्वी लेख। केसरी और तिलक दोनों ही केशव के आराध्य देव बन गए। स्थान स्थान पर होने वाले बमों के धड़ाके और गोरे साहबों के होने वाले रक्तपात के साथ साथ ब्रिटिश सरकार के अत्याचार भी बढ़ते गए। तिलक गर्जना के साथ पूछ रहे थे, क्या सरकार का दिमाग ठिकाने पर है? भारतीय अधिकारियों की लाचारी, क्रांतिकारियों की दिल दहला देने वाली कार्यवाहियां, बंग भंग, राष्ट्रीय असंतोष के 4 सूत्र, इन्हीं सब कारणों से विदेशी सत्ता का बेचैन होना स्वाभाविक था। लोकमान्य तिलक पर राजद्रोह का अभियोग लगाकर मुकदमा चलाया गया। केशव के मन पर भीषण आघात, बमों के धमाके बढ़ते गए। निर्भय खुदीराम कच्ची उम्र में ही फांसी पर चढ़ा दिए गए। तिलक जी की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया जाने लगा। उनकी सुप्रसिद्ध घोषणा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। ऐसे समय में केशव को एक ही चिंता थी, वो क्या करे? उसके मन का ज्वालामुखी फूटना चाहता था। केशव तिलक पक्ष के विदर्भ के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुंजे के साथ विचार विनिमय करने लगा। वहां उसने जाना कि उसे अपने मन में उठ रहे सवालों का हल स्वयं ढूंढना होगा। उसे कुछ कर दिखाने का अवसर मिला और वो कूद पड़ा असंतोष के प्रबल प्रवाह में। अकेला नहीं, अपने मित्रों के साथ। देशभक्ति के विचार, मित्रों के साथ चर्चा, मन में बढ़ता रोष। बस यूं ही 4-5 वर्ष बीत गए। दशहरे की छुट्टियों में केशव मध्य प्रदेश के रामपायली गांव में अपने चाचा के यहां गया। विजयादशमी अर्थात हर्षोल्लास के साथ सीमा पार करने का पर्व, रावण की राक्षसी प्रवृत्तियों के दमन का दिन। केशव अपने आप को वश में नहीं रख पाया। उसने पहला भाषण, पहली गर्जना की। रावण दहन का सच्चा अर्थ क्या है? आज रावण की जगह है अत्याचारी अंग्रेजी शासन। उसने हमें लंबे समय से दास्ता की बेड़ियों में जकड़ रखा है। आज के दिन उसका सर्वनाश करने की भीष्म प्रतिज्ञा हमें करनी है। वंदे मातरम। अंग्रेजी शासन को केशव के नाम से एक नई फाइल खोलनी पड़ी। गुप्तचर परछाई की तरह उसके साथ लगे रहे। नील सिटी हाई स्कूल के नोटिस बोर्ड पर रिस्ले का काला सर्कुलर, वंदे मातरम की घोषणा पर बंदी। केशव ने चुनौती दी। अत्याचारी शासन के इस दुराग्रही आदेश को ठुकराने का निश्चय किया, योजना बनाई और सभी साथियों तक पहुंचा दी गई।
मुख्याध्यापक और शिक्षकों के साथ डिप्टी साहब कक्षा का निरीक्षण करने आए और अचानक सुनाई दी। अधिकारी अवाक रह गए। दूसरी कक्षा के पास वही घोषणा। तीसरी कक्षा पर भी वही अनुभव। डिप्टी साहब तिलमिला गए। नोटिस निकाला गया। किसने रचाया ये षड्यंत्र? शिक्षालय बंद कर दिया गया। आदेश निकाला गया, इस काम में जिसका भी हाथ हो वो माफी मांगे। कोई आगे नहीं आया। शिक्षालय 2 महीने बंद रहा। उधर पालक परेशान। काफी प्रयत्नों के बाद एक रास्ता निकाला गया। नाम मात्र का खेद व्यक्त करके विद्यार्थी शिक्षालय में आने लगे, पर स्वाभिमानी केशव थूक कर चाटना जानता ही न था। उसने क्षमा नहीं मांगी। केशव को शिक्षालय से निकाल दिया गया। अब आगे क्या? श्री अच्युत बलवंत कोल्हटकर ने देश सेवक पत्रिका में अपने एक लेख में लिखा कि ऐसे अन्याय पीड़ित विद्यार्थी क्या करें। समाज को चाहिए वो इन होनहार विद्यार्थियों की शिक्षा की उचित व्यवस्था करें। डॉक्टर मुंजे और श्री कोल्हटकर जी ने स्वयं यमतमाल में श्री बापू साहब अणे की राष्ट्रीय शाला में केशव को प्रवेश दिलाने की व्यवस्था की। केशव यवतमाल के लिए चल पड़ा। पर थोड़े ही समय में वो राष्ट्रीय शाला भी सरकारी कोप से न बच सकी और बंद कर दी गई। असहाय केशव को अब पुणे आना पड़ा। यद्यपि लोकमान्य तिलक केशव के आराध्य देव उस समय मंडाले के कारावास में बंदी थे, फिर भी केशव की तीव्र इच्छा थी उनका प्रेरणादायक निवास देखने की, गायकवाड़ बाड़े को जी भर देखकर अपने आप को धन्य करने की। बड़ी श्रद्धा से उसने वो स्फूर्तिदायक स्थान देखा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। केशव मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हुआ और फिर वापस नागपुर। मैट्रिक के पश्चात फिर वही समस्या, आगे क्या किया जाए।